वेलकम क्लास। आज हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसका नाम चेंज हो चुका है, इस सब्जेक्ट का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है, केवल नाम चेंज हुआ है। लॉ और एथिक्स के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या क्या जानते हैं? लॉस क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा, जब हम राइडिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। यदि रेड सिग्नल है तो हम वेट करेंगे, ग्रीन सिग्नल है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, ये हर नागरिक में होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी वजह से कभी किसी को कोई इंजरी ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई हानि ना पहुंचे, और हर प्रोफेशन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। जितनी अच्छी सेवाएं हमें सोसाइटी में मिलेंगी, उतना हमारा समाज सशक्त बनेगा। एक डॉक्टर ईमानदारी से अपना काम करे, एक फार्मासिस्ट ईमानदारी और इंटीग्रिटी से अपना काम करे, फार्मासिस्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एक नर्स सेवा भाव के साथ मरीज की देखभाल करे। तो जितने भी मेडिकल प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, सबके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। आपको उस काम को लापरवाही के साथ नहीं करना है। तो उस काम को करने का अच्छे से अच्छा एक तरीका होता है। जैसे आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आपकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए कुछ नियम कानून का आपको पालन करना पड़ता है। जैसे आप सामूहिक रूप से ट्रेन में बैठे हो और आप सिगरेट पी रहे हो, आपके सामने एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है, उसको अस्थमा की डिजीज है, हो सकता है उसको अस्थमेटिक अटैक आ जाए आपकी वजह से, है ना? या हो सकता है किसी और व्यक्ति को कैंसर हो जाए सिगरेट के धुएं की वजह से। तो कहीं कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो अपने लंग्स को तो डैमेज करता है, लेकिन अपने पड़ोसी को, अपने नेबर को, अपने आसपास जो लोग हैं, सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं। सोसाइटी एक कलेक्टिव नाउन है, इसमें बहुत से मेंबर्स होंगे। तो कहीं किसी एक मेंबर की वजह से पूरी सोसाइटी को यदि डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रही है, हानि हो रही है किसी भी प्रकार की, कहीं किसी व्यक्ति ने अपनी खुशी के लिए बहुत ज्यादा तेज साउंड पे लाउड स्पीकर बजाया, और मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे थे जो 10वीं के बोर्ड परीक्षाएं में शामिल होने वाले थे, तो उनको डिस्टरबेंस होगा कि नहीं? खुशी एक की थी, फंक्शन एक के यहाँ था, लेकिन प्रॉब्लम सबको हुई, है ना? क्यों आज कोई व्यक्ति सड़क से कोई जा रहा है तो वो सेफ फील करता है, वो सुरक्षा का अनुभव करता है, क्योंकि उसको पता है कि नियम कानून है, कुछ अधिकार है। मुझे जीने का अधिकार है, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। हाँ, किसी को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को गालियां दे सड़क पे सामूहिक रूप से, और किसी किसी को मानसिक तनाव दे। कानून इंसान के अंदर डर पैदा करता है। कोई व्यक्ति चोरी करने से पहले सोचता है, बैंक में डाका डालूंगा तो जेल हो जाएगी, यदि किसी का मर्डर करूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो फांसी हो जाएगी। तो उसके अंदर एक भय होता है। तो कानून से हमारे अंदर एक भय पैदा होता है। हालांकि कानून हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन सोसाइटी में कुछ लोगों लोगों का मन विक्षिप्त हो जाता है, जो अपराध की अपराध की मनोवृत्ति धारण कर लेते हैं, और वो सोसाइटी को डैमेज करते हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हर इंसान में कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेके, उसको लॉज का नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसकी कॉन्शियसनेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी मनोवृत्तियां अच्छी होनी चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इरादतन अपराधी बने बैठे हैं, अपराध करने में उनको मजा आता है, किसी को कष्ट देने में, किसी को नुकसान पहुंचाने में, किसी को तिलकता देख, रोता देख, बिलखता देख, किसी को परेशान देख उनको अच्छा लगता है, किसी को यातनाएं देना, तकलीफ देना अच्छा लगता है। तो ऐसी मनोवृत्तियों को समाज से हटाने के लिए नियम कानून बहुत जरूरी है। इनको सुधार केंद्र में डाला जाता है, इनको
जेल इसलिए भेजा जाता है कि कोई सुधर जाए, इसलिए नहीं कि उसको यातना देनी है। सोसाइटी में यदि वो व्यक्ति रहेगा, हो सकता है दो मर्डर कर चुका है, तीसरा कर दे, चौथा कर दे, पांचवा कर दे, तो उसको हम यदि जेल भेज देंगे तो वो वहां किसी और का मर्डर नहीं कर पाएगा। तो समाज की सुरक्षा के लिए और उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और उसके अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उसको जेल भेजा जाता है। तो कानून से हमारे अंदर एक भय आता है, और कानून हमारी सुरक्षा के लिए है। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कानून नहीं बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए है। और कानून से किसी भी प्रोफेशन में एक इंटीग्रिटी आती है, ऑनेस्टी आती है, एक एक क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इथिक्स का मतलब होता है ऐसे कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल और सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मोरालिटी मतलब होती है हमारा गुड बिहेवियर, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो कि बहुत जरूरी है। और लॉ सबसे ऊपर माना गया है। लॉ मतलब यदि आप इसको वायलेट करोगे, यदि आप इसका उल्लंघन करोगे, तो आपको शारीरिक दंड भी मिल सकता है, आपको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, आपको जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, आपका कोई लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है, निलंबित आपको किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है अपनी सेवाओं से। या आपके पास कोई डिग्री है तो वो आपको सरेंडर करनी पड़ सकती है, कोई सर्टिफिकेट है वो आपको सरेंडर करना पड़ सकता है। आपके पास नोटिस आएगा, किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से यदि डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, और भारत सरकार को ऐसा पता चलता है कि आपने कुछ गलत किया है, तो आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा, आपको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे तो आप अपराधी, आप गिल्टी कहलाओगे। ये है लॉज। लॉज सबसे ऊपर होते हैं, लॉज को वायलेट करने पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। मोरालिटी ऐसा है हमारे अंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और इथिक्स, किसी भी प्रोफेशन में इथिक्स बहुत जरूरी है ताकि उस प्रोफेशन में क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होता है। फार्मास्यूटिकल साइंस आप जानते हैं, पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर आप पास कर चुके हैं। फार्मास फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, और फार्मास्यूटिकल साइंस मतलब होता है दवाओं का विज्ञान। हम इसमें दवाएं कैसे बनती हैं, दवाओं को कैसे प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, दवाइयों की डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, ड्रग एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि दवाइयों को कैसे डेवलप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में आता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होती है, क्लिनिकल स्टडीज क्या होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में हर हर जगह, फैक्ट्री में, आपका क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, आपका हॉस्पिटल फार्मेसीज में, मेडिकल स्टोर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ड्रग्स का उसको, यदि कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको, सबको फार्मास्यूटिकल इथिक को फॉलो करना पड़ता है। फार्मास्यूटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो करना पड़ता है। और इनके वायलेशन पे पनिशमेंट दी जाती है, या तो प्रोफेशनल प्रिविलेज आपका समाप्त कर दिया जाता है, आपको डिग्री सरेंडर करनी पड़ती है, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट ड्रग लाइसेंस यू कैन नॉट ओपन योर ओन मेडिकल स्टोर। लॉज कहते हैं कि एक फार्मासिस्ट ही ड्रग डिस्पेंसिंग करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा। प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के ड्रग को डिस्पेंस करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट, और ये उसको करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई करता है, जैसे आपने कोई 10वीं फेल कर्मचारी रखा है, उसको आप कह रहे हो कि आप दवाई डिस्पेंस करो, ये इलीगल होता है। तो हमें इस सब्जेक्ट की समझ के बाद किसी भी तरह की गलती की आशा हमसे नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें सब कुछ इस सिलेबस में पढ़ाया जाता है। विदाउट लाइसेंस आपको मेडिकल स्टोर नहीं खोलना है, आपको ड्रग ड्रग डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट से ही करवानी है, आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। कुछ शेड्यूल्स हैं जिनके ड्रग्स आपको प्रिस्क्रिप्शन पर ही देने हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसकी आपने सेलिंग की तो आपको उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आपको आपके मेडिकल स्टोर पे साफ सफाई का ध्यान रखना है, दवाइयों का प्रॉपर स्टोरेज करना है, आपको किसी भी मरीज को आपको एक्सपायरी मेडिसिन नहीं देनी है, उसको आपको सेपरेट आउट कर देना है। और आपको कभी भी किसी ऐसी कंपनी से ड्रग्स परचेस नहीं करनी है जो रजिस्टर्ड ना हो।
कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो गुड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स ना बनाती हो, ऐसी कंपनी से आपको शॉपिंग नहीं करनी, प्रोक्योरमेंट ड्रग का नहीं करना, परचेसिंग नहीं करनी। जो वेल रेप्यूटेटेड कंपनी है, जिनमें ऑडिट्स होते हैं प्रॉपर, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, उसी कंपनी की दवाई आपको अपने मेडिकल स्टोर से सेल करनी है। आपको ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी। जैसे प्रेगनेंसी किट यदि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देते हो, इससे किसी की जान जा सकती है। जान जाएगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फार्मासिस्ट। यदि ये बात कोर्ट के संज्ञान में आती है तो कोर्ट फार्मासिस्ट का लाइसेंस रद्द कर देगा, या उसको पनिशमेंट भी हो सकता है, या उसको फाइन भी लगा सकता है। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी वायलेशन पर। तो हमें एज एज मच एज पॉसिबल हमें किसी भी रूल रेगुलेशन और लॉस का, कानून का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना। और इसमें हम ये पढ़ते हैं पेनाल्टीज क्या लगाई जा सकती है ना। किसी ऑफेंस पे आपको कितनी जेल हो सकती है ना। और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो अपराध की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। और ये फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को यदि कोई अच्छे से स्टडी करे तो वो लॉ बन सकता है, लॉयर, है ना। लॉयर बन सकता है, बी एलएलबी करे, और उसके बाद फिर फार्मेसी भी है, तो वो दवाइयों के केसेस हैंडल कर सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉयर हायर करती है, और वो लॉयर जनरली फार्मासिस्ट ही होते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट को मेडिसिन का अच्छा नॉलेज होता है और लॉ का भी नॉलेज होता है। तो जिसको लॉ प्लस फार्मेसी दोनों है, तो वो फार्मास्यूटिकल लॉयर्स बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। और एम फार्मा में एक ब्रांच भी है जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इससे आप पीजी करें तो आप कंपनी में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप कंपनी को गाइड कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल? यस। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हम्म। हाँ जी, अभी हुई। ओके। और ये टेक्निकल इशू की वजह से स्क्रीन विजिबल नहीं हो पाई। तो हमें फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ इथिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इथिक्स क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं। लॉज सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी को भी फॉलो करने पड़ते हैं, उसके तहत ही प्रशासन भी काम करता है, शासन भी काम करता है। जब भी कोई पॉलिसीज बनाई जाती है तो वो सबके हित में होनी चाहिए, है ना। सबका हित देखा जाता है, हित उसमें निहित होना चाहिए, सबके वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। और यदि कोई लॉस कोई तोड़ता है तो उसको फाइन होगा, उसको जेल होगी। और मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हर प्रोफेशन में फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स के भी लिए, नर्स के भी लिए है, रेडियोलॉजिस्ट के भी लिए है, लैब टेक्नीशियंस के भी लिए, हर प्रोफेशन में होता है। इवन जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, उनके भी अपने लॉज हैं। आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी एथिक्स और लॉज के तहत ही काम करता है ना। मतलब इथिक्स और लॉ में एक जनरल डिफरेंस ये होता है कि आप में इथिक्स यदि नहीं है तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन यदि आपने कोई लॉ का उल्लंघन किया है तो आपको जेल और फाइन दोनों होगी, है ना। मोरल वैल्यूज आप में कम है, इट्स ओके। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपको जेल हो जाएगी। लेकिन उस खराब बिहेवियर की वजह से आप किसी नियम को तोड़ते हो तो आपको जेल हो सकती है ना। वैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पर आप बोलने बोलने जाते हो तो किसी को भी गालियां देते हो, है ना। किसी को भी स्ट्रेस देते हो, तो फिर धीरे धीरे मतलब गालियां देना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है, लेकिन इसमें समझा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बार बार ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि आप गाली देखो किसी को उकसा भी तो सकते हैं, आप किसी को क्राइम के लिए आप किसी को प्रवोक कर सकते हैं,
है ना। हो सकता है आप किसी को गाली दें और कोई आपको मारे, तो आपका भी नुकसान है इसमें। तो ये सब चीजें सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझती है, और जिनको नहीं समझती है उन्हीं की वजह से एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ अपराधी होते हैं जिनकी वजह से अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, इनको कभी भी कोई भी सोसाइटी टॉलरेट नहीं करती है। तो इनको सजा दे के ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप सुधर जाएं, और आप किसी भी प्रोफेशन की गरिमाओं को भंग ना करें। क्योंकि हर प्रोफेशन सोसाइटी में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। डॉक्टर मरीज का इलाज यदि ईमानदारी से करेगा तो मरीज जल्दी ठीक होगा। यदि डॉक्टर ने अपनी लापरवाही से यदि गलत दवाई दे दी तो मरीज की जान जा सकती है ना। तो यदि धोखे से हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन यदि जानबूझ के किया है, अपने फायदे के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है, तो फिर ये गलत है। तो ये सब्जेक्ट हमें सही या गलत को डिफरेंशिएट करना सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और कुछ कुछ गलत है तो क्यों गलत है, और उस गलती के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उस गलती करने वाले को क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी और वेलफेयर की। यदि फार्मासिस्ट गलत प्रैक्टिस करेगा तो पेशेंट सेफ्टी कम हो जाएगी। पेशेंट की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे जब भी फार्मासिस्ट मरीज को दवाई दे तो काउंसलिंग भी दे, उसको समझाए ये दवाई उसको कैसे कंज्यूम करनी है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हो सकता है पेशेंट कंफ्यूज हो जाए, उसको टॉपिकल फॉर्मुलेशन दी थी और वो सोचे कि सिरप है और वो उसको पी ले। और यदि वो ऐसा करेगा तो एक्सटर्नल यूज के लिए दवाई बनी थी और इंटरनली उसने यूज कर लिया तो मरीज को साइड इफेक्ट होंगे। तो इसलिए मरीज को काउंसलिंग देना जरूरी है, मरीज को कभी डराना नहीं है, मरीज को कभी गलत दवा नहीं देनी। मरीज को काउंसलिंग के साथ साथ समझाना है और उसको कंफर्म भी करना है कि वो समझा है या नहीं। उससे एक बार पूछना है ये दवाई कैसे यूज करोगे, तो वो खुद बताएगा कि मैं ऐसे यूज करूंगा। यदि वो सही तरीका बता रहा है तो आप उसको कंफर्म कर दो। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो उससे आप पूछ के देख लो, यदि वो सही जवाब देता है तो आप समझ जाओगे कि वो समझ चुका है। तो कंफर्म भी करना जरूरी है। और फार्मासिस्ट यदि कोई टॉपिकल फॉर्मुलेशन देता है तो वो उसके लेवल पे क्रॉस कर दें, ताकि भविष्य में कोई लीगल इशू अराइज हो तो फार्मासिस्ट सेफ हो जाए। वो बता दे कि मैंने बताया था कि ये दवाई आपको एक्सटर्नली यूज करनी है, ये देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है ना। और मरीज को भी याद आ जाएगा कि हाँ, फार्मासिस्ट ने मेरे सामने ही क्रॉस करके मुझे बताया था, ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने दवाई पी ली, लगाने वाली दवाई खा ली मैंने। है ना, क्योंकि कभी मरीज भूल जाता है, उसको लगता है फार्मासिस्ट की गलती है। तो आप हमेशा अपने आप को सेफ रखें और कभी कोई इलीगल प्रैक्टिस ना करें। ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें, ईमानदारी के साथ अपना काम करें। और ये ईमानदारी आपके अंदर तब आएगी जब आपके अंदर समझ आएगी, और समझ आएगी स्टडी से, जब आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स को समझोगे। अब यदि हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें मिसलीडिंग नहीं करनी। हमें ये नहीं कहना साहब ये दवाई तो ऐसा है कि आप खाओ, 100% आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे। है ना, इतना हमें मतलब बोस्टिंग नहीं करनी हमें। हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के दवाइयों की मार्केटिंग नहीं करनी है ना। ये हम कोई तेल कंघी पाउडर क्रीम नहीं बेच रहे हैं, हम दवाइयों। इसीलिए ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट आया है। आप ये नहीं कह सकते कि आप डायबिटीज की मेडिसिन खाओ आप ठीक हो जाओगे 2 महीने में, क्योंकि डायबिटीज को क्योर नहीं किया जा सकता, केवल मैनेज किया जा सकता है। तो हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, हम कोई झूठा दावा नहीं करते फार्मेसी में। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट आया है। जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी केवल मैनेज किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके पैनिश में इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये केवल मैनेज किया जा सकता है, इसको परमानेंट क्योर नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसी डिजीजेस की लिस्ट मेंशन की गई है जिसमें केवल मैनेजमेंट पॉसिबल है, क्योर पॉसिबल नहीं है। मतलब जड़ रूट कॉज को खत्म नहीं किया जा सकता। वो कहीं ना कहीं हैबिट से जुड़ा हुआ रहता है, यदि हैबिट चेंज नहीं होगी तो वो रूट कॉज कभी नहीं जाएगा। तो कोई भी फाल्स क्लेम हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। यदि कोई मरीज है, उसकी एचआईवी की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आई है तो हमें मरीज को ही बताना है, हमें उसका ढोल नहीं पीटना, हमें उसके रिश्तेदारों को नहीं बताना। है ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऐसे में वो गिल्ट फील करेगा, समाज उसको एक हीन दृष्टि से देखेगा और वो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। अब इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सुसाइड का जो रीजन है वो कौन है, जिसने ढोल पीटा, उसको बदनाम किया समाज में। तो कभी किसी को समाज में बदनाम नहीं करना चाहिए।
मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े 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 लोग होते हैं, उससे मरीज की जो कमजोरियां हैं वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, है ना। कोई मरीज ट्रीटमेंट करवा रहा है और वो डॉक्टर किसी को बताए कि ये तो इनफर्टाइल है, ये तो इम्पोर्टेंट है, या किसी फीमेल के बारे में कहे कि ये तो बांझ है सोसाइटी में, तो ये गलत बात है। किसी भी पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो टॉप सीक्रेट होता है, तो वो डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को या मेडिकल किसी नर्स को कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये होता है फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, जो हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 10 मार्क्स का आएगा या 8 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। पूरी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। दूसरा, यदि आप फार्मासिस्ट हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा इमरजेंसी ड्रग्स का स्टॉक मेंटेन रखना है। कभी भी डेफिशिएंसी उनकी नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आया और उसको ड्रग्स की आवश्यकता है और आपने स्टॉक को मेंटेन ही नहीं किया, तो हो सकता है दवाई के एब्सेंस में उस मरीज की जान चली जाए। तो ये इनडायरेक्ट मर्डर है, एक हिसाब से देखा जाए एक लापरवाही है, जो कभी भी किसी भी लेवल पे नहीं की जानी चाहिए, जितना हो सके, है ना। क्योंकि मेडिकल फील्ड में लापरवाही से जान ही जाती है सीधे, और जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मशीनों का ऐसा है कि आज मशीन यदि खराब हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी मशीन बना लेंगे, लेकिन इंसान की जान बहुत कीमती होती है, क्योंकि एक इंसान कहीं किसी का बेटा है, कहीं किसी का पति है, कहीं किसी का भाई है। उस इंसान की वजह से 4 लोगों का पेट पल रहा, वो घर का मुखिया है, वो जॉब करता है, काम करता है, यदि वो कल को शांत हो गया, क्यों मुआवजा लिया जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति मरा है किसी डॉक्टर की गलती की वजह से, किसी फार्मासिस्ट की गलती की वजह से, या किसी ने गलत तरीके से गाड़ी चलाई, उस वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे 1 करोड़ 50 लाख मुआवजा क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो व्यक्ति पे 5 लोग डिपेंड कर रहे थे, वो व्यक्ति तुम्हारी गलती से मर गया। अब इसके 5 लोगों के परिवार को पालने की जिम्मेदारी किसकी है? ये 5 लोग भी मर जाएंगे भूखे उस व्यक्ति के मरने की वजह से। तो एक जान बहुत कीमती होती है। इसीलिए फार्मासिस्ट के अंदर एक सिंसियरिटी होनी चाहिए। लापरवाही जैसी तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। और ये सारे गुण यदि आप में है तो ही आप एक अच्छे फार्मासिस्ट हो। और ये सिलेबस आपको पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बनो, आपके अंदर आपके नैतिक मूल्य बढ़े, आप समाज की सेवा कर पाओ, आप पे लोग ट्रस्ट करें। इसलिए आपको फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाया जाता है। हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें भविष्य में क्या लाभ होगा। ऐसा हम सोच के पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट आएगा, और उस सब्जेक्ट को हम ज्यादा मन लगा के पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो नजरिया होता है वो बहुत मायने रखता है। एक मजदूर से किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बोले मैं काम कर रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा हूँ, मुझे इसका पैसा मिलेगा, मेरा परिवार का लालन पालन होगा। दूसरे मजदूर से पूछा आप क्या कर रहे हो, तो बोले यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं इसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और भविष्य में यहाँ मंदिर बनेगा तो बहुत से लोग आएंगे, और एक अच्छा धर्म कर्म का काम है। ऐसा उसने जवाब दिया। तो हर इंसान का एक नजरिया होता है, और हमारा नजरिया बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश करें, ताकि हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाए। क्योंकि बिना कोड ऑफ एथिक्स के कोई भी प्रोफेशनल सोसाइटी के किसी काम का नहीं है। कल को कोई कंपनी अप्रोच करती है डॉक्टर को जिसके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, और वो डॉक्टर को कहती है सर आप इंग्लैंड घूम के आ जाइए, स्विट्जरलैंड का आपका ट्रिप है, आपकी फैमिली के साथ जाइए, और हमारा ये एक हमने बॉक्स भेजे हैं, 200 बॉक्स, ये आप खत्म कर दीजिए 2 महीने में। और उन ड्रग्स में क्वालिटी नहीं है, वो ड्रग्स घटिया क्वालिटी की है, सब स्टैंडर्ड है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स हैं, और फिर भी डॉक्टर उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये क्या, ये इशू कैसे आता है? ये बिहेवियर से आता है, ये इथिक्स से आता है, ये मोरल वैल्यूज से आता है। उस इंसान में ये समझ नहीं है कि मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन ये दवाई मैं जिन मरीजों को दे रहा हूँ, उन्होंने इतने मेहनत से पैसा कमाया है, वो ठीक नहीं होंगे इस दवाई को खाने के बाद। और वो ठीक नहीं होंगे तो मैं तो अपने मुझे तो मेरा फायदा मिल जाएगा, लेकिन वो मरीज के साथ क्या होगा?
तो इसलिए हर डॉक्टर को अच्छी क्वालिटी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। किसी कंपनी कंपनी यदि ग्रीड दे रही है, आपको गिफ्ट दे रही है, आपको टी शर्ट दे रही है, आपको शूज दे रही है, आपको फॉरेन ट्रिप दे रही है, आपको कार गिफ्ट कर रही है, आपकी जरूरत का सामान दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करके कहीं किसी मरीज के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ करो। ये अधिकार किसी को नहीं है। और कोई ऐसा करता है और ये संज्ञान में आता है तो बिल्कुल इस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। कई डॉक्टर आज सलाखों के पीछे हैं, एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद भी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी मैंने आपको समझाया था, उसका जो डॉक्टर उल्लंघन करता है उसको बेल भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग गुनाह नहीं करते। इसलिए तो इसलिए ऐसी ऐसा कहा गया कि हर प्रोफेशन में इथिक्स पढ़ाया जाए, हर प्रोफेशनल को लॉ पढ़ाया जाए। क्योंकि लॉ यदि उसको पढ़ाया जाएगा तो वो कल को ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं था साहब। कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा सर मुझे तो पता ही नहीं था कि लाइसेंस भी लगता है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, नहीं तो मैं खोलता ही नहीं। है ना? मुझे तो पता ही नहीं था सर कि ये ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं। तो उसको याद दिलाया जाएगा कि तुमको जुरिस पढ़ाया गया था, जुरिस में तुमने पढ़ा था, तो बोले हाँ पढ़ा था, तो तुमने जानबूझ के किया है ये। है ना? कोई वास्तव में यदि पढ़ाई करेगा तो कभी प्रेगनेंसी की किट विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की किसी को नहीं देगा, क्योंकि उसके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये ड्रग कोई फीमेल खाने वाली है, और वो फीमेल इसको खाएगी तो हो सकता है उसको कैंसर हो जाए, वो इनफर्टाइल हो जाए, उसको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसकी जान चली जाए। ये उसके मन में आएगा तो वो देगा क्या अपने तात्कालिक फायदे के लिए? किसी की जान लेगा क्या वो? नहीं लेगा। कोई फार्मासिस्ट देखेगा कि ये व्यक्ति तो मुझे ड्रग अब्यूज का पेशेंट लग रहा है, इसको ड्रग डिपेंडेंस की प्रॉब्लम है, ये नशेड़ी है, ये नशा करता है, कल भी आया था दवाई लेके गया था, आज भी आया दवाई लेके गया है, और कल भी एक पत्ता लेके गया था, आज भी एक पत्ता लेके जा रहा है। उसका तुरंत माइंड क्लिक होगा कि इसको दवाई नहीं देनी है, ये इससे नशा कर रहा है, या सोसाइटी में किसी को प्रमोट कर रहा है कि तुम भी नशा करो इस दवाई से। तो जितनी भी दवाइयां हैं जो ड्रग एडिक्शन कॉज करती है, ड्रग डिपेंडेंस कॉज करती है, तो फार्मासिस्ट उनको प्रमोट करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होगा वो तो सोचेगा मेरे मेडिकल से तो अच्छी दवाइयां बिक रही है, बेचो, ऐसा सोचेगा। तो इंसान की ग्रीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंसान के अंदर इथिक्स डेवलप हो, मोरल वैल्यूज डेवलप हो, इसलिए फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जाता है। कोई कंपनी है वो क्लिनिकल रिसर्च करवा रही है, तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी दवाई मार्केट में लॉन्च हो जाए, तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए डेटा को मैनिपुलेट कर दिया कंपनी ने। है ना? दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, कंपनी ने मेंशन ही नहीं किया और ड्रग अप्रूवल ले लिया। इससे सोसाइटी को कितना बड़ा नुकसान होगा बताओ। हम्म। कहीं किसी व्यक्ति ने एमबीबीएस की डिग्री ले ली और पैसा दे दिया, उसको ट्रीटमेंट करना नहीं आता है, और गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दे दिया कि आप क्लिनिक खोलो, आप हॉस्पिटल खोलो और इलाज करो समाज का। अब इससे किसको नुकसान है बताओ? समाज को नुकसान है ना? तो कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सोसाइटी को डैमेज हो। बस इतनी समझ व्यक्ति में आ जाए। तो चूंकि कोई व्यक्ति यदि सर्जरी सीख रहा है तो वो ईमानदारी से सर्जरी सीखे, ताकि वो ईमानदारी से भविष्य में किसी कोई बीमार का ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर दे, वो की जान बचा ले वो। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी से सेवा तो ले ही रहा है। आज आप हमारी सेवा में हम यदि कंजूसी करेंगे, हमारी सेवा यदि हम समाज को ईमानदारी से नहीं देंगे, तो कल को हमें भी कोई सेवा ईमानदारी से नहीं देगा, हमें भी वही रिटर्न में मिलेगा। हमारे भी दूध वाले भैया रास्ते में फिर पानी मिलाएंगे नाले का, और वो दूध पी के हम बीमार पड़ेंगे। हमारे भी दूध वाले भैया गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे, और फिर गाय दूध 2 की जगह 4 लीटर देगी, और वो 4 लीटर दूध जब हमारी माताएं बहनें पिएंगी, तो उस दूध से उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज आएगी, पीसीओडी पीसीओएस जैसी डिजीज होंगी, उनमें इनफर्टिलिटी आएगी, वो मां नहीं बन पाएंगी। तो जैसा व्यक्ति सोसाइटी को देगा वही सोसाइटी से उसको मिलेगा इनडायरेक्टली।
तो हमें कोड ऑफ एथिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ करना चाहिए। डेटा में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। उसके तहत उनको दवाइयाँ बनानी चाहिए। दवाइयों की पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल वो यूज कर रही हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दवाई के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और दवाइयाँ बनाने के बाद में उनके क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, ऑडिट होती है और ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लेकिन जब इंसान गलत करने पे आता है तो बहुत मुश्किल है कि उसको रोका जा सके। इसलिए कोशिश की जाती है कि उसके अंतर मन को बदल दिया जाए। क्योंकि अंदर से ही कोई इंसान बदल जाएगा तो वो बंद कमरे में भी अपराध नहीं करेगा। सामान्यतः व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी यही भाव रहते हैं, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब उसका मन बदल जाता है तो फिर वो बंद कमरे में भी सोचता है कि नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्रयास ये है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का कि आप अंदर से, आपके अंदर परिवर्तन आ जाए और आप समाज के अंदर से परिवर्तन ला पाओ। आपने देखा होगा बहुत से लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग 100 में से 2 है। इस सब्जेक्ट को पढ़ के पास तो 100 लोग हो जाते हैं, लेकिन उसमें से 2 लोग अपने अंदर इन चीजों को शामिल कर पाते हैं, इन सारी बातों को आत्मसात कर पाते हैं और सोसाइटी को बदलने का एक जज्बा रखते हैं। नहीं तो बहुत से लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये गलत कर रहा है, जब आप समझोगी कि गलत क्या है। तो बस सही गलत की हमारे अंदर समझ डेवलप करना है। और इस सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये फार्मेसी का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये सब्जेक्ट तो इजी है, ये सब्जेक्ट तो इजी है। पर लॉज आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा लॉ कब आया ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। अब जैसे हमने देखा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल गवर्नमेंट्स, ये सब भी तो नियम के तहत ही काम करती है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो वो हमारे फायदे के लिए बनाई, है ना। और उस पॉलिसी से पूरे समाज को फायदा होता है। जैसे टीकाकरण कर रही है गवर्नमेंट, तो टीकाकरण से सब में इम्यूनिटी बूस्ट होगी और कोई बीमार कम पड़ेगा और जाने कम जाएगी। तो जिससे हमारा देश में समृद्धि आएगी, शांति आएगी, है ना। ज्यादा लोग हेल्थी रहेंगे। तो ऐसा प्रयास रहता है भारत सरकार का और हर देश की लगभग सरकार का। WHO के गाइडलाइंस है, PCI के गाइडलाइंस है, आपका सिलेबस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है ताकि आपको ट्रेनिंग दी जा सके, आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाया जा सके। अप्रेंटिस का प्रावधान है कि आप डी फार्मा करने के बाद 3 3 महीने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करें और आप ड्रग डिस्पेंसिंग सीखें, ड्रग प्रोक्योरमेंट सीखें। आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए, आपको प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको मरीज को काउंसलिंग देने आना चाहिए कि किस डिजीज में आप उसको क्या परहेज बताओगे, कैसे उसकी रिकवरी फास्ट हो सकती है, कैसे मरीज की हीलिंग हो सकती है, कैसे वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो सकता है, कैसे उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं दवाई के कंजप्शन से। तो ये सब आप 3 महीने सीखेंगे। लेकिन इसका उल्टा ऐसा देखा जाता है कि लोग 3 महीने का फर्जी सर्टिफिकेट लगा के फार्मासिस्ट बन जाते हैं। अभी उन्होंने मेडिकल स्टोर पे कदम भी नहीं रखा, एक फर्जी सर्टिफिकेट 200 रुपए दे के बनवा लिया और उसको लगा दिया और बन गए फार्मासिस्ट। पर ये इलीगल होता है, ये गलत है ना। कोई भी व्यक्ति यदि गलती करता है तो कभी खुदा ना खास्ता, लेकिन कभी खास दिया खुदा ने तो फिर उसको जेल भी हो सकती है। बहुत से लोग जिन्होंने MBBS में गलत तरीके से एडमिशन लिया था वो सेंट्रल जेल पहुंच गए और 2 2 3 3 महीने उनको बेल नहीं मिली। ऐसा होता है। बहुत से लोगों ने गलत तरीके से डिग्री ली, डिप्लोमा लिया। इससे एजुकेशन की क्वालिटी खराब होती है और एजुकेशन की क्वालिटी को कभी भी खराब नहीं होने देना है। हम जो कर रहे हैं हम ईमानदारी से करें हमारे काम को। यदि हम स्टूडेंट हैं तो एक ईमानदार स्टूडेंट रहें। यदि हम एक पिता है तो एक ईमानदार पिता रहे, माँ है तो ईमानदार माँ रहे। हम हमारे काम को बहुत ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी के साथ करें। हमारा काम हमारा कर्तव्य भी होता है, हमारा धर्म भी होता है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। और हमें, यदि हम धर्म का उल्लंघन करेंगे तो हम अधर्मी कहलाएंगे और अधर्मी कभी सुखी नहीं रह सकता।
तो हम WHO के गाइडलाइंस को पढ़े, ICH के गाइडलाइंस को पढ़े, ये हम लिख भी सकते हैं एग्जाम में यदि फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स से क्वेश्चन आता है तो। GMP को मेंशन करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GLP के बारे में बताएं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। हम लैब में जाते हैं तो लैब कोट पहन के जाते हैं ताकि हमारी सुरक्षा रहे। हम ग्लव्स को यूज करते हैं ताकि हमारे हाथों की सुरक्षा रहे। हम यदि कोई फ्यूम बन रहा है तो हम तुरंत उसको कमरे से बाहर निकालने के लिए हम एग्जॉस्ट फैन चला देंगे, वेंटिलेशन के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देंगे। ये सब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। जितने भी हमारे केमिकल्स हैं उन सब पे हम लेबलिंग करेंगे प्रॉपर। किस बॉटल में जो केमिकल रखा हुआ है उस पे हम वो लेबलिंग करेंगे। यदि कोई टॉक्सिक केमिकल है तो हम उस पे साइन बना देंगे कि वो टॉक्सिक है, वो पॉइजन है ना। और या तो हम उस पे कोई ना कोई प्रिकॉशन मेंशन कर देंगे, जैसे डोंट स्मेल। अब क्लोरोफॉर्म है, हम उस बॉटल पे लिख दे डू नॉट स्मेल। नहीं तो कुछ लोग केमिकल को सूंघ के भी देख लेते हैं। अब यदि सूंघोगे क्लोरोफॉर्म तो वहीं बेहोश हो जाओगे, है ना। कोई ऐसा केमिकल है जो इन्फ्लामेबल है तो हम उस पे साइन बना देंगे इन्फ्लामेबल होने का, है ना। इस तरह से हम लैब में प्रैक्टिस करेंगे एक गुड बिहेवियर के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ। और अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। हर काम में अनुशासन से ही अच्छे परिणाम आते हैं, लापरवाही से कभी नहीं आते। लापरवाही से हो सकता है लैब में ब्लास्टिंग हो जाए, लैब में आग लग जाए, जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी भी जान जाएगी, और जो आसपास लोग निर्दोष मासूम बैठे थे लैब में वो भी जाएंगे। तो इसीलिए सिंसियरिटी होनी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को गंभीरता से काम करना है। काम के दौरान कोई लापरवाही नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए। इतनी सिंसियरिटी 2-3 साल में डेवलप होती है। जब फार्मासिस्ट 4-4 घंटे खड़े होकर लैब में लोशन बनाता है, इमल्शन बनाता है, 3 घंटे के प्रैक्टिकल्स होते हैं। फार्मासिस्ट को 3 घंटे खड़े होकर इमल्शन बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, कैप्सूल बनाना है। जब वो 3 घंटे खड़ा रहता है ना तो शुरू में उसके पैर बहुत दर्द होते हैं, लेकिन 4 साल में उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है कि वो 3-4 घंटे लगातार खड़ा रहे अपने डेस्क पे और काम कर सके, ताकि वो कल को क्वालिटी कंट्रोल में ड्रग्स की एनालिसिस करे तो वो कोग्नोसी के लैब में बैठने की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा केमिस्ट्री में बैठने की व्यवस्था नहीं रहती, फार्मास्यूटिक्स की लैब में बैठने की व्यवस्था नहीं रहती फार्मासिस्टों के। क्योंकि फार्मासिस्ट खड़े खड़े काम करता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, आर्मी में क्यों 25 किलोमीटर दौड़ाया जाता है मॉर्निंग में 5 बजे उठा के? क्योंकि भविष्य में दौड़ना है। इस प्रोफेशन में आपको जो काम करना है उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है 4 साल, 3 साल, 2 साल, ताकि आप उस काम को करना सीख जाओ और उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सको। तो 6 महीने की ट्रेनिंग जिस सोल्जर ने पास कर ली है वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करेगा। पर वो फार्मासिस्ट जिसने 3 महीने का सर्टिफिकेट पैसे दे के बनवा लिया है, वो कभी अच्छा फार्मासिस्ट नहीं बन पाएगा। वो कभी समाज को अच्छी सेवाएं नहीं दे पाएगा। तो ये सब आपको लिखना है। GPP लिखना है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो तो आप अच्छे अच्छे से मेडिकल स्टोर कैसे चला सकते हो? आपके पास फ्रीज होना चाहिए, प्रॉपर ड्रग का स्टोरेज होना चाहिए। आपको ड्रग को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है ना। आपको कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि पेशेंट कभी शर्म के मारे मांग नहीं सकता, तो आपको उसको डिस्प्ले में लगा देनी चाहिए ताकि वो आपको उंगली दिखा के ही कह दे कि ये वाली दवाई मुझे चाहिए। कुछ ऐसे ड्रग्स है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो वो सामने ही रखना चाहिए आपको ताकि आप उनको आसानी से दे सके। कोई ऐसी चीज है जो भारी है बहुत, तो उसको आपको कभी ऊपर नहीं रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। ये सब मतलब गुड प्रैक्टिसेस में आता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई यदि भारी सामान ऊपर रख दिया है तो आपको जेल हो जाएगी, नहीं। ये बिहेवियर की बात है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझ की बात है, ये इथिक्स की बात है, मोरल वैल्यूज की बात है ना। लेकिन हाँ, सजा आप पे आपको इस बात पे हो सकती है कि आपने किसी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दी और उस दवाई खाने से उसकी जान चली गई, तो आपको सजा हो जाएगी। तो हमारे अंदर दोनों ही चीजें होनी चाहिए, इथिक्स, मोरल वैल्यू, और लॉज की अंडरस्टैंडिंग। GPP आपको पता है, GLP पता है, GMP पता है, ICH पता है, WHO और PCI। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपके सिलेबस को डिजाइन करती है और कॉलेज को अप्रूवल देती है, और कॉलेज के पास यदि फैसिलिटी नहीं है तो कॉलेज का अप्रूवल विड्रॉ कर लेती है। और टाइम टाइम टू टाइम कॉलेज में इंस्पेक्शन करती है और फैसिलिटीज को मॉनिटर करती है कि प्रॉपर कॉलेज फैसिलिटी दे रहा है या नहीं, टीचर्स हैं या नहीं, स्टाफ है या नहीं, है ना, लैब्स में इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, है ना, सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड है या नहीं, फैसिलिटी मिल रही है या नहीं, गुड क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं। इस चीज को
इंश्योर किया जाता है। अब कोई भी यदि कोई भी जैसे ऐसी चीज है जो रिस्की है, तो हमें उस रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए। हमें हमेशा प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर पाएंगे, तभी हम डॉक्टर्स जो लैटिन टर्म्स यूज करेंगे प्रिस्क्रिप्शन में हम उनको समझ पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं। तो वो लैटिन टर्म हमें पता होना चाहिए, जैसे ओडी क्या है, बीडी क्या है, क्यूआईडी क्या है, टीडीएस क्या है, एचएस क्या है ना। तो ये हमें पता होगा तो हम मरीज को काउंसलिंग दे पाएंगे। दूसरा, हमें ड्रग इंटरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। हमने यदि कोई पर्चा देखा, उसमें यदि कोई ऐसा ड्रग इंटरेक्शन है जो मरीज के लिए हानिकारक है, तो हमें डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है, क्योंकि फार्मासिस्ट डॉक्टर का असिस्टेंट भी होता है और डॉक्टर को वो असिस्ट कर सकता है, बता सकता है कि सर आपने जो कॉम्बिनेशन लिखा है ये मरीज के लिए सही नहीं है, आप इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये इन दोनों का जो ड्रग इंटरेक्शन है इससे मरीज को ये वाला साइड इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि फार्मासिस्ट को जितना दवाइयों का नॉलेज होता है उतना पूरी दुनिया में किसी को नहीं होता है, यदि कोई ईमानदारी से फार्मेसी करे तो। इसीलिए फार्मासिस्ट को ड्रग इंटरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन यदि ड्रग इनकम्पैटिबल है तो फार्मासिस्ट यदि उसको ड्रग दे देगा तो मरीज को साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, और मरीज को साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। फार्मासिस्ट यदि ट्रेडिंग कर रहा है तो वो फेयर प्रैक्टिस करे, ठीक है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके मेडिकल पे एक इंक्वायरी भी बिठा सकती है, वो चेक कर सकती है, सैंपल कलेक्ट कर सकती है, सैंपल को सीडीएल या स्टेट लेबोरेटरी में भेज के चेक करवा सकती है, कंपनीज के इंस्पेक्शन के दौरान सैंपल कलेक्ट कर सकती है, और यदि कोई कंपनी गिल्टी पाई जाती है तो फिर उसका लाइसेंस, फैक्ट्री चलाने का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा, और उसको सरेंडर भी करना पड़ सकता है लाइसेंस। तो किसी भी लॉ का किसी भी लेवल पे वायलेशन नहीं होना चाहिए। और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है ये सब निगरानी रखती है, सर्विलेंस में रखती है कंपनीज और मेडिकल स्टोर को। डीआई मेडिकल स्टोर पे हर महीने में एक बार आते रहता है, देखते रहता है सब सही चल रहा है कि नहीं, है ना। फार्मासिस्ट का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिस उसको नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को समझा है कि फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। आप इसको देख के नोट्स बना लेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफी है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? नो सर।